Hi everyone, I am Navkiran and I welcome you again to my channel Navkiran Nursing Classes. Friends, आज आप सबके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन के लिए लेके आई हूँ, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑफ कोर्स कम्युनिटी का पार्ट है और इसमें से काफ़ी बारी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है वो आसानी से नर्सिंग स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। हमेशा इसकी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनमें बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। तो आज ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप इस लेक्चर को पूरा सुने तभी आपको पूरी एपिडेमियोलॉजी समझ आएगी, राइट। तो इस लेक्चर को बीच में मत छोड़ना प्लीज़, अगर आपको एपिडेमियोलॉजी अच्छे से क्लियर करना है तो। And second thing, if you are watching my video for the first time, kindly subscribe my channel and if you like my video तो like ज़रूर कर देना। So basically एपिडेमियोलॉजी जो है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। एपिडेमियोलॉजी फ्रेंड्स बेसिकली एक स्टडी है, एक ब्रांच है जिसमें कि हम कोई भी डिसीज़ है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कम्युनिटी या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया अगर हम ले लें तो उसमें बेसिकली वो डिसीज़ जो है वो कैसे स्प्रेड हो रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम या डिसीज़ को अफेक्ट करते हैं। यानी कि ये डिसीज़ के डिस्ट्रीब्यूट होने में क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से इसका स्प्रेड जो है जो वो फास्ट होता है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसका स्प्रेड जो है वो स्लो होता है। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिकली एपिडेमियोलॉजी ही हम पढ़ते हैं, तो वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कुछ सॉर्ट ऑफ रिसर्च जो है वो कर सकें। अब इन रिसर्चेस जो होती हैं इनका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी हेल्थ कंडीशन जो है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो एपिडेमियोलॉजी ना एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें कोई एक आध चीज़ नहीं आती है, ये कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। लेकिन आज इस क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे जो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। और वो जो इसका पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कम्युनिकेबल डिसीजेस चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर में समझ लेनी चाहिए। जब भी आपने एपिडेमियोलॉजी समझना है तो सबसे पहले एक मॉडल होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल, उसको आपको समझना होगा। सो आई ड्रॉ दिस मॉडल फॉर यू, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, ये एक ट्राइंगल मैं आप सब लोगों के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। इस ट्राइंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एजेंट, सेकंड जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो थर्ड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स हैं, इस ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट इज एजेंट, सेकंड इज होस्ट एंड थर्ड इज इन्वायरमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं एजेंट। एजेंट का मतलब होता है कोई भी वायरस, कोई भी फंजाई, कोई भी बैक्टीरिया, एनी प्रोटोजोआ दैट इज कॉजिंग द डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज एजेंट। तो सेकंड हमारे पास जो चीज आती है इसमें, इसका पार्ट आता है दैट इज होस्ट। अब होस्ट क्या होता है? होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने अंदर डिसीज को हार्बर करेगा, ओके, जिसको डिसीज होगी उसको हम बोलेंगे होस्ट। अब होस्ट को कोई डिसीज होती है नहीं होती है, दिस डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी पावर ऑफ द होस्ट और कितनी इन्फेक्टिव डोज उसके अंदर जाती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। जो थर्ड पार्ट होता है इस ट्राइंगल का दैट इज इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं वेयर इज लाइक वेयर ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। तो इसे हम वेयर इसलिए बोलते हैं कि कहाँ से डिसीज जो है वो एक्वायर हुई, कैसे एक्वायर हुई, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे जो कि इस डिसीज ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर रहे थे। जैसे कि मलेरिया और डेंगू एक पर्टिकुलर सीजन में होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, राइट। जैसे डर्टी इन्वायरमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उसमें डिसीज जो है वो जल्दी स्प्रेड होगी, तो वो इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है। अब एपिडेमियोलॉजी में जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है दैट इज एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स,
ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें मैक्सिमम नर्सिंग स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ही रहता है। मैं जब भी अपनी क्लास में इन 3 चीजों की डेफिनेशन अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ तो वो हमेशा मुझे एक जैसी डेफिनेशन बताते हैं। यूजुअली एंडेमिक और एपिडेमिक में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, उनको ये नहीं समझ आता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं इस तरह से आपको ये चीज क्लियर करूंगी कि आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एपिडेमिक और एंडेमिक को समझना है तो एक टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये एक ऐसी टर्म है, अगर आपको समझ आ जाएगी तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। लेट अस सपोज आपको एक स्टडी मिली जिसमें आपने ये देखना है कि चंडीगढ़ रीजन में लास्ट ईयर डेंगू के कितने केसेस हुए थे। लेट अस सपोज आपने वो स्टडी कंप्लीट कर ली एंड आपको ये पता चला, उसका रिजल्ट ये था कि पिछले साल डेंगू के 100 केसेस चंडीगढ़ में हुए थे, यानी कि 2019 में। अब ये जो 2019 में केसेस हुए थे डेंगू के, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2020 में हम एटलीस्ट 100 केसेस जो हैं वो डेंगू के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर चंडीगढ़ में 100 केसेस जो हैं वो डेंगू के हो जाते हैं, राइट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सॉरी, विच इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। ओके, लेकिन अगर 2020 में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा केसेस हो जाते हैं, यानी कि पहले 100 केसेस थे 2019 में, अब 2020 में जाके 200 केसेस हो रहे हैं, राइट। तो उस चीज को हम बोलेंगे एपिडेमिक। तो एक ऐसी मतलब डिसीज कंडीशन जो कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो रही है, उसको हम बोलेंगे एपिडेमिक। और अगर कोई डिसीज कंडीशन उतनी हो रही है जितनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी, जैसे कि इस साल यानी कि 2020 में चंडीगढ़ में जो डेंगू के केसेस हैं वो 100 ही हो रहे हैं, इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल सिर्फ 50 ही हुए, तो उस चीज को हम बोलेंगे एंडेमिक। ओके, तो एंडेमिक जो है और एपिडेमिक है, इसकी बेस्ट डेफिनेशन तो ये ही है। ओके, लेकिन अगर आप फॉर्मली देखें इसकी डेफिनेशन तो उसमें हम ऐसे बोलते हैं कि जो एंडेमिक होता है, इट इज अ यूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिसीज इन द गिवन जियोग्राफिकल एरिया एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पर्टिकुलर पॉपुलेशन और ग्रुप, तो उसको आप एंडेमिक बोलते हो। मतलब जो कोई डिसीज है जो रेगुलरली उस एरिया में अकर होती रहती है, उसको आप एंडेमिक बोलते हो। और अगर कोई डिसीज जो है वो अनयूजुअली हाई लेवल में हो, यानी कि अनयूजुअल नंबर ऑफ केसेस हो जाएं किसी डिसीज के एकदम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको आप एपिडेमिक बोलोगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सबसे बेस्ट जो मेथड है एपिडेमिक और एंडेमिक के डिफरेंस को समझने का, वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब कई बारी कई क्वेश्चन जो है वो मेरी क्लास में अराइज होते हैं, कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं जैसे कि मैम अगर कोई डिसीज जो है उसका सिर्फ एक ही केस हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसको आप एंडेमिक नहीं बोल सकते। अगर पिछले साल किसी पर्टिकुलर डिसीज का केस 0 था तो इस साल एक केस भी अगर उसका अराइज होगा तो उसको आप एपिडेमिक बोलोगे। एपिडेमिक क्यों बोलोगे? क्योंकि जिस पॉपुलेशन में वो डिसीज हो रही है उस पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है और वो डिसीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है, राइट। तो कोई भी अराइवल ऑफ न्यू डिसीज इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। जैसे आजकल हम जो है वो क्या बात कर रहे हैं, कोविड-19 की बात कर रहे हैं, राइट। शुरू में वो एक एपिडेमिक था जब वो वुहान में फैला था, क्योंकि एज कंपेयर टू 2019 में उसके काफी केसेस हो गए थे। 2018 में तो उसका 0 केस ही था, 2019 में एकदम से उसके केस अराइज हुए। तो अराइवल ऑफ इवन सिंगल केस उस डिसीज का जिसके पहला कोई केस भी नहीं है, यानी कि अराइवल ऑफ अ न्यू डिसीज इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। एंड इवन अराइवल ऑफ एन इरेडिकेटेड डिसीज, स्मॉल पॉक्स वर्ड से इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन आज भी अगर स्मॉल पॉक्स का कोई केस वर्ड में आ जाता है तो हम उसको एपिडेमिक ही बोलेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि ये डेफिनेशन जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बेस्ट हमें समझ आती है। नहीं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि थोड़े से केसेस होंगे तो एंडेमिक होता है, बहुत सारे केसेस होंगे तो एपिडेमिक होता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए देखिए फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका और कनाडा में कॉलेरा नहीं है, राइट।
अगर वहां पे कॉलेरा का एक भी केस किसी और कंट्री से इंट्रोड्यूस हो जाता है तो बहुत सारी पॉपुलेशन में ये डिसीज फैल सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कॉलेरा के लिए कोई भी इम्यूनिटी नहीं है। तो इवन वन केस इज सफिशिएंट टू अलर्ट गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट चेकिंग द स्प्रेड ऑफ दिस डिसीज। इसीलिए जो है हम इसकी डेफिनेशन इस हिसाब से याद रखेंगे। ओके, और थर्ड चीज जो हमारे पास आती है दैट इज पैंडेमिक। अब पैंडेमिक जो है ये एक ऐसा एपिडेमिक ही होता है जो कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करे, पूरे कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करे या पूरी किसी कंट्री को अफेक्ट करे, राइट? उस चीज को हम बोलेंगे पैंडेमिक। जो पैन वर्ड होता है दैट इज यूज फॉर समथिंग बिग। तो हिस्ट्री में काफी सारे ऐसे पैंडेमिक हैं, आजकल भी कोविड-19 का जो चल रहा है दैट इज पैंडेमिक बिकॉज इट इज अफेक्टिंग ईच एंड एवरी कंट्री, ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, सो इट इज पैंडेमिक। तो इन तीनों डेफिनेशंस में ना जो आपको एरिया वाइज सबसे ज्यादा डेफिनेशन याद रखनी चाहिए दैट इज पैंडेमिक, क्योंकि इसमें लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में जब भी कोई डिसीज होती है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है दैट इज स्पोरेडिक। देखिए स्पोरेडिक जो है ये क्लासिफिकेशन हम तब करते हैं जब किसी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन को ना तो हम एपिडेमिक में क्लासिफाई कर सकते हैं ना उसको आप एंडेमिक बोल सकते हो। एपिडेमिक आप उसको इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि वो डिसीज जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं हो रही है। एंडेमिक आप इसलिए उसको नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो रेगुलरली नहीं होती है। और पैंडेमिक तो उसको आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में है ही नहीं। तो स्पोरेडिक एक्चुअली होता क्या है? स्पोरेडिक जो है इट इज व्हेन एनी डिसीज कंडीशन अकर haphazardly, irregularly and separated by time, separated by space and separated by the causative agents। मतलब जो एक एजेंट किसी पर्टिकुलर जगह पे वो डिसीज कॉज कर रहा है वो दूसरी जगह पे उस डिसीज को सेम एजेंट से मतलब वो डिसीज स्प्रेड नहीं हो रही, इसको आप बोलेंगे स्पोरेडिक। मतलब इन शॉर्ट जब आप तीनों में से किसी चीज में क्लासीफाई नहीं कर सकते हो डिसीज अकरेंस को तो उसको आप बोलोगे स्पोरेडिक। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक डेंगू का केस जो है वो चंडीगढ़ में हो रहा है, दूसरा डेंगू का केस जो है वो अमृतसर में हो रहा है, तो इन दोनों में स्पेस का जो है कोई कनेक्शन नहीं है। एक केस जो था वो जून जुलाई में हो रहा है, एक केस जो था वो जाके नवंबर दिसंबर में हो रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो जून जुलाई में केस हुआ था उसने नवंबर दिसंबर वाला केस जो है वो कॉज किया, तो उस चीज़ को आप स्पोरेडिक बोलेंगे बिकॉज यू कैन नॉट क्लासीफाई दिस टाइप ऑफ डिसीजेस। ये छोटे छोटे आउटब्रेक जो है वो होते रहते हैं, राइट? कहीं ना कहीं जैसे हर्पिस का आउटब्रेक जो है वो टाइम टू टाइम कहीं कहीं होता रहता है। तो बेसिकली ये तो हो गई ये वाली चारों टर्म्स जो आपको क्लियर आई थिंक अभी तक हो गई होंगी। नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले पैथोजन क्या होता है? पैथोजन एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज कॉज करता है। और पैथोजेनिसिटी क्या होती है? पैथोजेनिसिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कॉज अ डिसीज। तो कोई भी ऐसा पैथोजन है उसकी एबिलिटी है कि वो डिसीज जो है वो कॉज कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे पैथोजेनिसिटी। एंड वायरुलेंस क्या होता है? वायरुलेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस की 3 टाइप्स होती हैं, पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब ये तीनों ही पैथोजेंस हैं, इन तीनों के पास पैथोजेनिसिटी है, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा वायरुलेंट कौन होगा? देखिए जो टाइप 3 है वो सबसे ज्यादा वायरुलेंट होता है क्योंकि वो पैरालिसिस जो है वो कॉज करता है। ओके, तो हम 1, 2, 3 में बोलेंगे कि पैथोजेनिसिटी तीनों में है, लेकिन सबसे वायरुलेंट जो है वो टाइप 3 है बिकॉज इट कॉजेज पैरालिटिक पोलियो। ओके, तो इस तरह से हम पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस में डिफरेंस समझेंगे। जो नेक्स्ट चीज आपको इन्फेक्शियस डिसीजेस एपिडेमियोलॉजी में से पूछी जा सकती है दैट इज सोर्स एंड रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यानी कि ह्यूमन हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जहां से डिसीज कॉजिंग एजेंट जो है वो होस्ट तक पहुंचता है। ओके, तो मींस फ्रॉम विच द एजेंट पासिस और डिसेमिनेट्स टू द होस्ट दैट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन।
और रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर वो होता है इन विच द एजेंट, डिसीज कॉजिंग एजेंट लिव्स, मल्टीप्लाई एंड मेटाबोलाइजेस। तो रिजर्वॉयर में एक्चुअली जो डिसीज कॉजिंग एजेंट होता है वो अपना लाइफ स्पैन जो है वो या तो कंप्लीट करता है या वहीं पे अपनी जो मेटाबोलाइजेशन है या मल्टीप्लिकेशन है या जो भी उसका मतलब होता है, जैसे कि ग्रोथ है उसकी, तो वो सारी जो है वो रिजर्वॉयर के अंदर रहती है। ओके, तो इसको बेटर समझने के लिए जो है वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कभी कभी रिजर्वॉयर जो है वो सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है और कभी कभी सोर्स भी रिजर्वॉयर की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। एक डिसीज है जिसमें सोर्स और रिजर्वॉयर दोनों सेम होते हैं, तो दैट डिसीज इज टेटनस। क्योंकि टेटनस के जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में ही रहते हैं, वहीं पे मेटाबोलाइज करते हैं, वहीं पे ग्रोथ होती है उनकी और वहीं पे वो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो वो हो गया रिजर्वॉयर, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं एक्चुअली। और जब भी कोई ओपन वुंड जो है वो उस सॉइल के साथ हम टच करते हैं तो बेसिकली सॉइल एक सोर्स की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वहीं से जो टेटनस के स्पोर्स होते हैं वो वुंड में ट्रांसफर होते हैं और टेटनस जो है वो पर्टिकुलर पर्सन को हो जाता है, राइट। तो टेटनस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सोर्स और रिजर्वॉयर दोनों सेम होंगे। और सेकेंड जो हमारे पास चीज आती है, एक ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें सोर्स और रिजर्वॉयर जो है वो अलग अलग होंगे। तो ऐसा हमारे पास इन्फेक्शन है टाइफॉइड। टाइफॉइड फ्रेंड्स एक ऐसी डिसीज है जिसमें जो रिजर्वॉयर है वो है ह्यूमन इंटेस्टाइन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइन में टाइफॉइड के ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। और इसमें जो हमारे पास आएगा कि सोर्स क्या होता है, जो सोर्स होता है दैट इज यूरिन एंड फीसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन। तो बेसिकली सोर्स अलग है, दैट इज यूरिन एंड फीसिस ऑफ दैट पर्सन, और रिजर्वॉयर अलग है जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, दैट इज द इंटेस्टाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टिव पर्सन। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है रिजर्वॉयर और सोर्स में। आगे ना हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आती है कि रिजर्वॉयर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब रिजर्वॉयर जो होते हैं वो 3 टाइप के हमारे पास होते हैं। फर्स्ट इज अ ह्यूमन रिजर्वॉयर, सेकंड इज अ एनिमल रिजर्वॉयर, और थर्ड जो हमारे पास होता है दैट इज नॉन लिविंग थिंग। तो इन तीनों चीजों में जो पैथोजेंस हैं वो रह सकते हैं और इसके थ्रू डिसेमिनेट भी हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ह्यूमन रिजर्वॉयर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लासिफिकेशन जो है आपके लिए लिखती हूँ, वो आप ध्यान से देखना, फिर उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ह्यूमन रिजर्वॉयर की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जब आप ह्यूमन रिजर्वॉयर की क्लासिफिकेशन देखते हो तो 2 तरह के ह्यूमन रिजर्वॉयर जो हैं वो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, केसेस एंड कैरियर्स। सो बेसिकली केसेस जो हैं इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं, क्लिनिकल केस, सब क्लिनिकल केस एंड देन लेटेंट इन्फेक्शन। तो इन तीनों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और मैं डिस्क्राइब करूंगी आपको। और ये जो है कैरियर्स 3 टाइप के अगेन होते हैं, बाय टाइप, बाय ड्यूरेशन एंड बाय पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस केसेस। सबसे पहले हमारे पास होता है क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस क्या होता है फ्रेंड्स? क्लिनिकल केस एक ऐसा केस होता है जिसको कोई भी इन्फेक्शन हो और उसमें उस इन्फेक्शन के पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स, जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोल देते हैं, वो प्रेजेंट हो। क्लिनिकल केस एक ऐसा केस होता है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इसको ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन है। अब क्लिनिकल केस आप एक ऐसा केस भी बोल सकते हो जो आपके पास आपके क्लिनिकल एरिया में प्रेजेंट होता है, राइट। तो क्लिनिकल केस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो हम सबको पता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का मतलब क्या है, लेकिन कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दे आर माइल्ड केसेस। एक्चुअली जो माइल्ड केसेस होते हैं दे आर नॉट कन्फाइंड टू बेड। जैसे आप सीवियर केस की बात करेंगे तो दे विल बी कन्फाइंड टू द बेड, तो वो आइसोलेटेड होते हैं, राइट। और जो माइल्ड केसेस होते हैं, बिकॉज उनमें अभी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो माइल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स का केस ले लेते हैं। अभी प्रोड्रोमल स्टेज में चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को जो है रैशेज नहीं हुए हैं, फीवर नहीं है, उसको थोड़े थोड़े जुकाम के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको खुद भी नहीं पता है कि चिकन पॉक्स होने वाला है, तो वो कम्युनिटी में सभी कहीं घूमेगा, ही विल बी लाइक अ मोबाइल केस और सभी को इन्फेक्शन देके आएगा। तो इसीलिए कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने माइल्ड केसेस को सबसे पहले डिटेक्ट करना होता है और उनको हमने जो है वो आइसोलेट करना होता है, तभी हम किसी डिसीज के स्प्रेड को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज हमारे पास आती है, दे आर सब क्लिनिकल केसेस, राइट। तो सब का मतलब होता है छुपा हुआ।
तो फ्रेंड्स इनको हम इनएपरेंट, कोवर्ट और मिस्ड केसेस भी बोलते हैं, एंड इवन दे आर कॉल्ड एज एबॉर्टिव केसेस। सो बेसिकली इनमें कोई साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये इन्फेक्टेड होते हैं और ये सेम मैनर में डिसीज को कम्युनिटी में ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं जैसे कि क्लिनिकल केसेस करते हैं, राइट। तो सब का मतलब हो गया छुपा हुआ, तो ऐसे केसेस जिनमें इन्फेक्शन तो है, जो इन्फेक्टिव तो है और कम्युनिटी को भी इन्फेक्शन बांट रहे हैं, लेकिन उनमें साइन एंड सिम्टम नहीं है, ओके। तो उनको आप बोलेंगे सब क्लिनिकल केसेस। अब थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है वो है लेटेंट इन्फेक्शन। तो ये लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? लेटेंट इन्फेक्शन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी पैथोजन जो है, वो जो होस्ट की बॉडी में पड़ा रहता है विदाउट एनी एक्टिविटी, विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एनी मेटाबोलाइजेशन, मतलब वो मेटाबोलाइज भी नहीं करता है, मल्टीप्लाई भी नहीं करता है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है उसकी। और जब ये सारी एक्टिविटीज नहीं होंगी तो ऑब्वियसली पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं होंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब क्लिनिकल केस में भी साइन एंड सिम्टम नहीं है, लेटेंट में भी साइन एंड सिम्टम नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, मैंने आपको बोला कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, मेटाबोलाइज भी कर रहे हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लेटेंट इन्फेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेटेंट इन्फेक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं छुप के बैठा है, आराम से बैठा है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, उसका जितना नंबर प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर उतना ही रहेगा, ओके। फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि सब क्लिनिकल केस की जब हम बात करते हैं तो सब क्लिनिकल केस कम्युनिटी में डिसीज को स्प्रेड करता है, लेकिन लेटेंट इन्फेक्शन में क्योंकि इन्फेक्टिव डोज नहीं बन रही है पेशेंट के अंदर, जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी है पेशेंट के अंदर वो आराम से डोरमेंट स्टेट में बैठा हुआ है, तो कोई इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगी। मतलब अगर आप लेटेंट इन्फेक्शन वाले पर्सन के साथ डील करते हो तो वो आपको इन्फेक्शन नहीं देगा, जबकि एक सब क्लिनिकल वाला जो पेशेंट है वो आपको इन्फेक्शन दे सकता है। जो थर्ड डिफरेंस है वो ही इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। सब क्लिनिकल पेशेंट का जब भी आप ब्लड सैंपल लेते हो या कोई भी सैंपल लेते हो तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एविडेंट होता है, यानी कि आपको वो पर्टिकुलर डिसीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो होने के जो है चांस मिलेंगे, या कोई भी आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा आप करेंगे उसमें आपको उसकी प्रेजेंस जो है वो पता चलेगी। लेकिन लेटेंट इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता है। आप ब्लड सैंपल लेते रहो, आप कोई भी सैंपल ले लो, स्टूल ले लो, सलाइवा ले लो, कोई भी सैंपल ले लो, उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको डेमोन्स्ट्रेबल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है उसकी हमारे पास जो है एग्जांपल आती है, बहुत सारी डिसीजेज हैं जिनमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस जो हैं या केसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और बी है, मीजल्स हो गया, है ना, ये सारी डिसीजेज में सब क्लिनिकल केसेस प्रेजेंट होते हैं। और जो लेटेंट इन्फेक्शन है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हर्पिस सिम्प्लेक्स। तो बेसिकली क्या होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला वायरस। अब जब लोगों को चिकन पॉक्स होता है और होके क्योर हो जाता है तो ये वेरिसेला वायरस हमारी बॉडी में कहीं रह जाता है। जब भी ओल्ड एज में जाके या वैसे भी किसी और डिसीज की वजह से इम्यूनिटी लो होगी तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अंदर से ही हर्पिस जो है वो कॉज करेगा, ओके। इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, भी इस चीज को हम बोल देते हैं। तो हमारे अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ही हमें इन्फेक्शन जो है वो कॉज करेगा। हमें कहीं बाहर से हर्पिस हमने नहीं एनकाउंटर किया, अंदर से ही जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें कॉज कर रहा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे लेटेंट इन्फेक्शन। यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वेरिसेला वायरस था, सॉरी, वो आप में शुरू से प्रेजेंट था, लेकिन अगर आप अपने ब्लड सैंपल लेते हो तो आपको नहीं डेमोन्स्ट्रेबल होगा, और ना ही आप हर्पिस जो था जब तक आपको कॉज नहीं होता आप किसी को भी कॉज नहीं कर रहे थे। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, ओके। तो ये इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आता है। अब नेक्स्ट एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। और ये बहुत बारी पीजीआई एम्स जैसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम में आपको फॉर्मूला इसका कभी पूछ लेते हैं, कभी इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, उससे पहले आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी केस के। प्राइमरी केस क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइमरी केस एक ऐसा केस होता है जो कि फर्स्ट केस होता है किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज का और कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुआ, राइट, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी केस। और उस प्राइमरी केस के कॉन्टेक्ट से कितने और सेकेंडरी केसेस जो हैं वो डेवलप होते हैं, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी केसेस, राइट। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन डिसीज लेके आया कम्युनिटी में उसको आप बोलेंगे प्राइमरी केस,
और उसने जितने लोगों को बाद में इन्फेक्शन दिया, वो जितने भी लोग हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी केसेस। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर हो गया। अब थर्ड चीज हमारे पास एक आती है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स केस। तो इंडेक्स केस एक ऐसा केस होता है जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेटर के सामने फर्स्ट टाइम आता है। ओके, अब लेट अस सपोज आई एम डूइंग अ रिसर्च इन अ पर्टिकुलर एरिया, लेट अस सपोज आई एम डूइंग रिसर्च इन चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में मुझे मीजल्स का जो फर्स्ट केस मिलेगा वो मेरे लिए कौन सा होगा, इंडेक्स केस होगा, राइट। डजंट मैटर, वो प्राइमरी भी हो सकता है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है, लेकिन मुझे सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन जिस पे मैंने करी दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स केस। अगर आपको ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो आप सेकेंडरी अटैक रेट को अब समझ सकते हो। So friends, now let's see what is the secondary attack rate of a disease. The secondary attack rate of a disease is the number of exposed persons developing that disease within the range of incubation period following exposure to the primary case. देखिए, जब एक बारी कोई भी प्राइमरी केस किसी कम्युनिटी में आता है तो उससे कितने सेकेंडरी केसेस डेवलप हो रहे हैं उसको आप उस पर्टिकुलर डिसीज का सेकेंडरी अटैक रेट जो है वो बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी अटैक रेट की कई बारी हमें डेफिनेशन पूछते हैं, तो डेफिनेटली इसकी डेफिनेशन यू कैन सी यहाँ पे है, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्संस डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर डिसीज within the range of incubation period divided by total number of exposed contact multiplied by 100। अब इसकी ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ये तो चलो थ्योरी का पार्ट हो गया। लेट अस सपोज यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम और वहां पे 10 लोग बैठे हैं। ओके, एक 11th स्टूडेंट जो है वो बाहर से आता है जिसको चिकन पॉक्स का एक्सपोजर हो चुका है, जो चिकन पॉक्स जिसको थोड़े दिनों में चिकन पॉक्स हो जाएगा, अभी वो जो है उसको रैश नहीं हुए हैं, ही इज जस्ट इन द प्री इरप्टिव स्टेज। तो प्री इरप्टिव स्टेज में सिर्फ लोगों को जुकाम होता है, माइल्जिया होता है, हेडेक होता है, तो ही केम टू द क्लास। अब वो सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के गया, बातें करके गया, ड्रॉपलेट्स जो है उसने एक्सचेंज किए, ओके, और वो चला गया। उसके बाद आउट ऑफ दोज 10 पीपल, क्योंकि जो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज 10 to 14 days, राइट। आउट ऑफ दोज पीपल हु वर सिटिंग इन द रूम, उनमें से कितने आउट ऑफ 10 हाउ मेनी पीपल हैव डेवलप्ड चिकन पॉक्स, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स। ओके, तो बेसिकली ये उसके इंक्यूबेशन पीरियड के विद इन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इंक्यूबेशन पीरियड के बाद 1 महीने के बाद लोगों को चिकन पॉक्स हो रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि उस 11th स्टूडेंट की वजह से हो रहा था। इसीलिए हम सेकेंडरी अटैक रेट की डेफिनेशन में और उसके फॉर्मूला में ये चीज लिखते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हु आर डेवलपिंग द डिसीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या हुआ, कितने पर्सन डिसीज डेवलप कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने टोटल कांटेक्ट में आए थे। लेट अस सपोज 9 लोगों ने आउट ऑफ 10 9 पीपल हैड डेवलप्ड चिकन पॉक्स, तो आप लिखेंगे इसके फॉर्मूला में 9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दैट विल कम आउट 90%। ओके, तो ये जो सेकेंडरी अटैक रेट होगा चिकन पॉक्स का, फिर वो हम कितना कंसीडर करेंगे, 90%। और यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, आप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पढ़ते हो, उसमें 6 किलर डिसीजेस लिखी होती हैं, सिर्फ वही 6 किलर डिसीजेस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में क्यों ली गई, क्योंकि उन 6 डिसीजेस का सेकेंडरी अटैक रेट बहुत हाई होता है। जब वो हमारी कम्युनिटी में आती हैं तो वो बहुत सारे सेकेंडरी केसेस डेवलप करती हैं और बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है एक इन्फेक्टेड केस से भी। तो सेकेंडरी अटैक रेट पे डिपेंड करता है कि किसी डिसीजेस का कितना अटैकिंग फोर्स है। बेसिकली ये किसी भी डिसीज के अटैकिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर सेकेंडरी अटैक रेट आपको नहीं पता तो आप एपिडेमियोलॉजी को अच्छे से समझ नहीं सकते हो, और मेरा यकीन मानिए आप कम्युनिकेबल डिसीजेस को भी फिर अच्छे से नहीं समझ सकते हो। जब भी आप के पार्क की बुक में कम्युनिटी का ये कम्युनिकेबल डिसीजेस का चैप्टर पढ़ते हो तो हर एक डिसीज के नीचे लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर डिसीज का सेकेंडरी अटैक रेट क्या है। जितनी भी किलर डिसीजेस होती हैं यूजुअली उनका सेकेंडरी अटैक रेट इज मोर देन 90%, इसीलिए हम उन्हें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में रखते हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स आती है जो कि एपिडेमियोलॉजी में आपसे एंट्रेंस में पूछ सकते हैं, वो है इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स आइए अब समझते हैं हम दो टर्म्स को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड सेकंड इज द प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया इन अ गिवन पॉपुलेशन। ओके, तो उसको आप बोलते हो
न्यू केसेस या इंसिडेंट्स। ओके, तो इंसिडेंट्स जो है बहुत बारी इसका फॉर्मूला जो है वो आपके एंट्रेंस में पूछ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिसीज इन अ गिवन पीरियड इन अ गिवन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड इन दैट गिवन एरिया। तो इस सारे को आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 के साथ। तो बेसिकली अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जब भी न्यू केसेस कितने आ रहे हैं किसी डिसीज के, उसको आप इंसिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज जो है वो बोलोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेवलेंस ऑफ डिसीज। क्या होता है? तो प्रेवलेंस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में, किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक पीरियड में कोई भी न्यू प्लस ओल्ड यानी कि टोटल केसेस कितने हैं, उसको आप प्रेवलेंस बोलोगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इंसिडेंस में हम सिर्फ न्यू केसेस की बात करते हैं, जबकि प्रेवलेंस में हम ओल्ड प्लस न्यू दोनों की बात करते हैं। ओके, तो प्रेवलेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू इंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन। तो बेसिकली ये है कि जब इंसिडेंस इंक्रीज होता है तो प्रेवलेंस भी इंक्रीज होगी, और जब ड्यूरेशन इंक्रीज होती है किसी भी डिसीज की तो उसके साथ भी प्रेवलेंस जो है वो इंक्रीज होती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमें आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल कम्युनिटी में कोई ऐसी डिसीज आ गई जो कि नॉन ट्रीटेबल है, जिसका कि बहुत ज़्यादा सेकेंडरी अटैक रेट है और वो ट्रीट भी नहीं जल्दी होती है और लोगों की उससे डेथ हो जाती है। तो जब डेथ के केस में क्या होता है कि जो ड्यूरेशन है डिसीज की वो डिक्रीज हो जाती है, तो प्रेवलेंस क्या है? डिक्रीज होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा फिरा के एग्जामिनर आपको डाल सकता है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में पता होनी चाहिए, अगर किसी डिसीज की ड्यूरेशन कम होती है तो प्रेवलेंस भी साथ ही कम होती है। अगर हम बात करें कि नहीं क्रॉनिक डिसीजेस की, जैसे कि हम बात करते हैं डायबिटीज की, इन दैट केस क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो डिसीज की इंक्रीज होगी तो प्रेवलेंस जो है वो साथ ही साथ इंक्रीज होगी। ओके, ड्यूरेशन इंक्रीज होने से प्रेवलेंस जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, तो ये तो थी हमारे पास कुछ टर्म्स जो कि एपिडेमियोलॉजी में आपसे पूछ सकते हैं। ये ना एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी। आज मैंने वो आपके लिए कवर करा है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट कवर करूंगी जिसको हम बोलते हैं होस्ट डिफेंस। टिल देन आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, राइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के साथ आ रही हूँ। अगर आप अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ओके, क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस में मैं उन्हीं टॉपिक्स को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डिस्कस कर रही हूँ जो आपके नर्सिंग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही होने चाहिए। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, और इसको शेयर भी करें। Till then, bye bye, take care, and I'll see you in the next video. Thank you so much.